नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और आप कॉपी पेन ले लीजिए क्योंकि इसमें जो टॉपिक में बताया गया है वो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले, क्योंकि इसमें जो मैंने समझाया है और जो मैंने जिस तरीके से कंटेंट तैयार किया है वो मैप वाइज आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देख लेते हैं। जब आप बात आती है लोकसभा चुनाव की तो संसद से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लोकसभा जो आती है वो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति, मतलब 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक लोकसभा जो है उसको निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। और लोकसभा को लोगों का भी सदन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। हम बात करते हैं लोकसभा की। संसद की अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने पहले से चैनल पे अपलोड कर रखी, तो वहां से संसद के बारे में देख सकते हैं। अब आते हैं जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जीके जीएस का भी टॉपिक आपको तैयार होगा, साथ में करंट अफेयर का भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो लोकसभा का अगर गठन या संरचना पूछ ली जाए कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, तो अनुच्छेद 81 के तहत आती है। अनुच्छेद 83 में ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव जो होगा वो 5 वर्ष में होगा। ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा, कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। फिर लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं वो 550 हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, पहले तो 552 थी। जो 552 सीटें थी उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन सीटें थी उसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? वो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसके तहत इसको जो 2 एंग्लो इंडियन सीटें थी वो हटा दी गई, इसलिए अब जो अधिकतम सीटें हैं लोकसभा में वो 550 हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है लोकसभा में 524 जो सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? वो राज्य से चुने जाते हैं। जो 19 सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। टोटल जो सदस्य चुने जाते हैं वो 543 सदस्य चुने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ ले जाए मतदान करने की आयु कितनी है, तो मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। इससे पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। जो 61 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसके तहत इसको 18 वर्ष कर दिया गया। पहले जो थी वो आयु 21 वर्ष थी, अब जो मतदान करने की आयु है वो 18 वर्ष से, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछी जाए लोकसभा जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो 25 वर्ष आयु चाहिए। अगर राज्यसभा के पूछ ले जाए तो राज्यसभा की 30 वर्ष होनी चाहिए, तब राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं आप। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। फिर एक अनुच्छेद पूछा जा सकता है, 324 जो अनुच्छेद है उसके तहत ये बताया गया है कि जो चुनाव होगा वो संपन्न होगा किसके द्वारा? चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न होगा। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद में 324 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आती है, पूछा जा सकता है जीके में, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालवंकर थे। और इनका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए वो 1952 से 57 तक था। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो ओम बिरला। और पहले अगर मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ ले जाए तो सुसेन सिंह थे। और अब जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। और चुनाव आयुक्त की मतलब जो समय काल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। या तो उनकी अधिकतम जो आयु होती है वो 65 वर्ष हो जाए तब वो चुनाव आयुक्त से पद पे नहीं रहेंगे, या 6 वर्ष का पद होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर 2 चुनाव आयुक्त और सहायक होते हैं जो इनके मुख्य चुनाव आयुक्त के, तो ज्ञानेश कुमार हैं, सुखबीर सिंह संधू। ये लोग, इनकी लोगों की नियुक्ति जो हुई है वो मार्च 2024 में हुई है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ स्टार्ट होती हैं। देख लेते हैं 18वीं लोकसभा के बारे में। 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक चला था। इसका परिणाम जो आया था वो 4 जून 2024 को आया, ये भी याद रखिएगा। और जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उसी समय 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी था। कौन कौन से राज्य थे? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों में चुनाव था। अगर आप इन 4 राज्यों के बारे में, विधानसभा के बारे में संपूर्ण वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें कौन सीएम बना है, कितनी विधानसभा की सीटें थी, इन सब के बारे में मैं स्पेशली वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आगे चलते हैं। आगे दिया कुल वोटर जो है भारत में वो 96.8 करोड़ हैं, ये भी याद रखिएगा।
और ये कुल जनसंख्या का कितना बनता जाके है, तो 70% लगभग बनता जाके है। ये जो डाटा है आप बता रहे हैं आपको, ये ना ही परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें पुरुष वोटर अगर पूछ ले जाए तो 49.7 करोड़ है, और महिला वोटर जो है 47.1 करोड़, और कुल भागीदारी जो मतदान में रही है वो 64.2 करोड़, जिसमें जो महिलाएं हैं वो 31.2 करोड़। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है जो मतदाताओं को केंद्र की जानकारी और चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग ने ऐप जो लॉन्च किया था, वो ऐप का नाम जो था वो BHA ऐप लॉन्च किया था, ये ऐप याद रखिएगा। फिर इस जो मतदान हुआ था उसमें जो भाजपा की जो सीटें अपनी रही हैं वो 240 रही हैं, और कांग्रेस की जो सीटें रही थी वो कितनी रही, 99 सीटें रही। अगर एक इम्पोर्टेंट ये लाइन आपको देख रही होगी, 2019 से 2024 में कितनी कमी आई है मतदान में, तो 1.07% जो है वो मतदान में कमी आई है, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो चुनाव हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो चुनाव हुआ है वो लक्षद्वीप में हुआ है। लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत लगभग हुआ है, तो 84% जो चुनाव हुआ है वो लक्षद्वीप में हुआ है। फिर अगर दूसरे नंबर पे आ जाए तो असम में हुआ है। असम में कितना प्रतिशत लगभग हुआ, तो 81.5% लगभग हुआ है। ये डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, ये भी याद रखिएगा। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो 56% जो है वो बिहार में हुआ है। बिहार में 56% सबसे कम जो चुनाव हुआ है बिहार में हुआ है। फिर उसके बाद जो हुआ है वो यूपी में 57%। फिर 66% जो हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। तो ये डाटा याद रखिएगा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये डाटा नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कहाँ तक कौन से डाटा देंगे, और सबसे ज्यादा कहाँ हुआ ये चीज पूछी जा सकती है, और सबसे कम कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा। सबसे कम बिहार में और सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है, तो लक्षद्वीप में, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लोकसभा चुनाव के बारे में एक मैप दिया है, 543 सीटें दी हैं। यहाँ पे राज्य दिए हैं, उनकी सीटें दी हैं, कितने राज्य में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। यहाँ पे सीटों के मिलान में दिया जा सकता है, क्योंकि आयोग किसी भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो और महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं, तो 48 हैं, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बन जाता है वो मणिपुर। मणिपुर में जो है वो 2 सीटें हैं, और एक क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैंने क्यों बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 सीटों पे 2 चरणों में चुनाव हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी जो है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लोकसभा की जो सीट है उसमें 1 सीट है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में जो है वो 25 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। और उड़ीसा में कितनी सीटें हैं, तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं। तो ये 4 जो विधानसभा चुनाव हुआ है 4 राज्यों में, उनकी सीटें याद रखना है। और बाकी जो आपको मैंने जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं मिलान में दिया जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। और जो चुनाव हुआ था वो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है कितने चरणों में चुनाव हुआ था, तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। पहले चरण में जो चुनाव हुआ था वो 19 अप्रैल को कितनी सीटों पे हुआ था, तो 102 सीटों पे 21 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा जो चरण हुआ था वो 26 अप्रैल को कितनी सीटों पे, तो 89 सीटों पे, और 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था। फिर जो हुआ था वो तीसरे चरण में जो चुनाव हुआ था वो 7 मई को हुआ था, 94 सीटों पे, 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर चौथे चरण का जो चुनाव हुआ था वो 13 मई को हुआ था, 96 सीटों पे, और कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में, तो 10 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फिर 5वें जो चरण में हुआ था चुनाव वो 20 मई को 49 सीटों पे, और 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जो 6वां चरण था वो 25 मई 57 सीटों पे और 7 केंद्र शासित और राज्य में हुआ था। फिर 7वां जो चरण हुआ था वो 1 जून को 57 सीटों पे, और जिसमें थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 8 थे, इसमें 57 सीटों पे चुनाव हुआ था, ये भी याद रखिए। ये यहाँ पे सीटें लिखी हैं कितनी सीटों पे कौन से चरण में चुनाव हुआ है। और यहाँ पे आपको सबसे नीचे जो दिख रहा होगा, मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 सीटों पे 2 चरणों में हुआ है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है, आप ये चीजें याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं।
फिर यहाँ पे गठबंधन दिया है। एनडीए जो गठबंधन है उसमें भाजपा की जो सीटें थी 240 थी खुद की, और गठबंधन जो एनडीए गठबंधन के बाद जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 293 बहुमत में आई हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे पार्टियों के नाम दिए हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टियों के नाम, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि कभी कभी मिलान में दिया जा सकता है। फिर आते हैं इधर, फिर पार्टी का जो इंडिया है, इंडिया का जो हिंदी में नाम याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसको इंडिया नाम दिया गया था गठबंधन को। और इसमें जो गठबंधन के बाद जो सीटें प्राप्त हुई हैं वो 234 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगर कांग्रेस की खुद की सीटें पूछनी जाए तो 99 सीटें थी, ये भी याद रखिएगा। आपको एनडीए का नाम याद रखना है और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंडिया की और एनडीए की फुल फॉर्म याद रखनी है। आगे चलते हैं। ये अन्य दल थे जिसमें 16 सीटें टोटल हुई हैं, तो वहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये वाली, सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के जो नेता हैं मुकेश दलाल, इनको 18वीं लोकसभा चुनाव में सांसद चुना गया है। वो भी कैसा चुना गया है, तो निर्विरोध चुना गया है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये कैसे चुने गए, तो कांग्रेस का जो नामांकन हुआ था उसको खारिज कर दिया गया सूरत में, और 8 जो निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया था, इसलिए यहाँ पे सूरत में मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर इसी के साथ जो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुआ था, अभी मैंने पीछे बात की थी, तो उसमें जो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी 10 लोगों को निर्विरोध चुना गया है विधानसभा में, ये भी याद रखिएगा, विधायक के रूप में। आगे चलते हैं। 70वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 37 लोगों को निर्विरोध चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है जो स्वतंत्र भारत की पहली जो लोकसभा चुनाव हुई थी वो कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। उस समय भी 10 लोगों को निर्विरोध चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। पहले क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार भी निर्विरोध 1 लोगों को चुना गया, और जो पहली लोकसभा चुनाव हुई थी उसमें भी 10 लोगों को निर्विरोध चुना गया था। ये जो डाटा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक किसी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर 57 में चुनाव हुआ जो, उसमें 11 लोगों को चुना गया था। फिर 62 में जो चुनाव हुआ उसमें 5 लोगों को निर्विरोध चुना गया था। फिर 67 में भी 5 लोगों को चुना गया था। फिर 72 में जो चुनाव हुआ उसमें 1 लोगों को चुना गया था। फिर 77 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें 2 लोगों को चुना गया था। फिर 84 में जो चुनाव हुआ था उसमें 1 लोगों को चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर 1989 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी 1 लोगों को चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2012 में उत्तर प्रदेश में कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी की श्रीमती डिम्पल यादव को भी चुना गया था, ये भी याद रखिए, निर्विरोध। आगे चलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आती है वो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से, ये नाम याद रखिएगा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के जो पुष्पेंद्र सरोज हैं ये सांसद बनने वाले, सबसे कम उम्र के सांसद बनने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। कितनी उम्र है, तो 25 वर्ष 3 माह उम्र है, क्योंकि 25 वर्ष जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र है और 3 माह एक्स्ट्रा है। बाकी जो सबसे कम उम्र के यही जो व्यक्ति बने हैं, जो सांसद बने हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव लड़ा है इन्होंने और सांसद बने हैं सबसे कम उम्र के, इनका नाम याद रखिएगा, कहाँ से बने हैं, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, और कौन सी पार्टी से बने हैं ये भी याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। फिर आता है बिहार के समस्तीपुर में लोजपा रामविलास के टिकट पर निर्वाचित संभावी जो दूसरी सबसे युवा सांसद हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे युवा सांसद कौन है, दूसरी है, सबसे पहले कौन है, तो पुष्पेंद्र सरोज, और संभावी जो है वो है 25 वर्ष 11 माह की, और पुष्पेंद्र कितने हैं, 25 वर्ष 3 माह के। ये दोनों लोगों के नाम याद रखिएगा, कहाँ से चुनेंगे ये याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही मिलान में पूछा जा सकता है। फिर आगे दिया भाजपा के लाल बानी इंदौर के रिकॉर्ड में जो है वो 11,75,092 मतों से निर्वाचित हुए हैं, सबसे रिकॉर्ड है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मतों से यही निर्वाचित हुए हैं। इनका नाम याद रखिएगा और कहाँ से निर्वाचित हुए हैं और कौन से पार्टी से थे, तो ये चीजें याद रखिएगा। फिर वहीं अगर देखा जाए सबसे कम मतों से जीतने वाले, तो उत्तर पश्चिमी बंबई से शिवसेना पार्टी के टिकट से खड़े हुए थे, और कौन खड़े हुए थे, तो रविंद्र वायकर जो खड़े हुए थे,
वो केवल कितने मतों से जीते, तो 48 मतों से जीते। यहाँ पे जो डाटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किया है, एक हफ्ते में ही डाटा कलेक्ट हो पाया है, ये आपको डाटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, तो आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है, असम की जेल से कट्टरवादी जो खालिस्तानी अलगाववादी थे अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खाटूर साहिब पंजाब के जो है निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उन्होंने क्या है 2 लाख मतों से चुनाव जीता है। ये भी याद रखिएगा। इनका नाम याद रखिएगा, किसने चुनाव जीता है और कहां से चुनाव जीता है और जेल से जीता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए मैंने सब इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीजें नहीं है, ये भी याद रखिएगा। फिर 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है उसमें कितने सांसद चुने गए हैं, तो 543 सांसद चुने गए हैं, जिसमें 73 जो है वो महिलाएं हैं सांसद, और जबकि पिछली बार कितनी महिलाएं थी, तो 78 महिलाएं थी। इस बार संख्या जो है वो महिलाओं की घटी है, ये भी घटने वाली संख्या भी पूछी जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। 2019 में जो था वो 78 महिलाएं सांसद थी और 2024 में 73 महिलाएं सांसद बनी है 543 में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन बन जाती है क्योंकि चुनाव जो हुआ है वो कितनी सीटों पे हुआ, तो 542 सीटों पे चुनाव हुआ है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो सूरत से जो निर्वाचित हुए हैं वो मुकेश दलाल, उन पे चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध ही चुने गए, तो इसलिए 542 सीटों पे ही चुनाव हुआ है, ये सबसे फैक्ट है, ये याद रखिएगा। फिर आगे दिया, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए हैं, ये कितनी बार निर्वाचित हो चुके हैं लोकसभा में, तो 8वीं बार निर्वाचित हो चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जो हैं वो 7वीं बार लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनका नाम और वो समय दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलान में कि कितनी बार बन चुके हैं, तो ये मिलान में दिया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मध्य प्रदेश में नोटा के लिए जो वोट पड़ा है वो 2,18,674 मतदान हुआ है, और ये कौन से क्षेत्र में हुआ, तो इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ा है, और ये रिकॉर्ड है, आज तक का अभी तक नोटा पे इतना वोट नहीं पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है, जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के हैं उनको उत्तर प्रदेश की रायबरेली से और केरल के वायनाड से सीट प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा। कहां से सीट प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा, किसको प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रायबरेली से राहुल गांधी जीते हैं, ये भी याद रखिएगा, और केरल के वायनाड से भी राहुल गांधी जीते हैं। अगर मोदी जी पूछ ले जाए कहां से जीते हैं तो वाराणसी से जीते हैं। और एक गृह मंत्री है अपने अमित शाह जी, वो कहां से जीते हैं, तो गांधीनगर से जीते हैं, ये भी याद रखिएगा, गांधीनगर से, ये गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया, 37 सीटें प्राप्त हुई हैं समाजवादी पार्टी को, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं। और इसको 2019 में जो सीटें प्राप्त हुई थी वो 5 सीटें प्राप्त हुई हैं, इस बार सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को, ये भी याद रखिएगा। और जबकि भाजपा को जो सीटें प्राप्त हुई वो 33 सीटें प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें 62 सीटें प्राप्त हुई थी भाजपा को, ये भी याद रखिएगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया, बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं और इसके अतिरिक्त राज्यों में 150 उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन इसको कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई है, ये भी याद रखिएगा, कोई कैंडिडेट नहीं जीता है लोकसभा चुनाव में, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उसमें भाजपा को ही केवल 7 सीटें प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। और फिर मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं वो उसमें भाजपा को ही प्राप्त हुई हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर गुजरात में जो 26 सीटों में से 25 सीटें जो हैं वो भाजपा को प्राप्त हुई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोदी जी भी गुजरात से हैं, इसलिए ये याद रखिएगा। फिर एनडीए जो गठबंधन है उसमें कौन कौन से राज्य थे, एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई है, तो वो जो है वो तमिलनाडु है, मिजोरम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, इसमें एनडीए को कोई भी सीट नहीं प्राप्त हुई, एनडीए गठबंधन है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो पूर्व उत्तर के 8 राज्य हैं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि में कांग्रेस को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुई है। कहां से सीटें नहीं प्राप्त हुई हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं वाले सवाल सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आगे दिया, नागालैंड में 20 वर्षों के बाद कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार केरल में भाजपा को सीट प्राप्त हुई है एक, ये भी याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके बाद लगातार 3 बार बनने वाले पहले जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो कौन बने हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये भी याद रखिएगा।
तो ये तो 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में कहाँ पे कौन सी सीटें थी ये हो गया है। और अगर आप मंत्रिमंडल के बारे में जानना चाहते हैं, जो 18वीं मंत्रिमंडल बनी है उसके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बता दे रहे हैं। और अगर आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं कौन से मंत्रालय के कौन मंत्री बनाए गए हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जरूर ही वीडियो बना के दूंगा आपको कि जो 18वीं मंत्रिमंडल बनाई गई उसमें 71 मंत्री और एक प्लस जो प्रधानमंत्री बनाए गए, मतलब कुल मिला के शपथ कितने लोगों ने ली है, तो 72 लोगों ने शपथ ली है, ये भी याद रखिएगा। जिसमें से जो बनाए गए हैं वो 30 जो है वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 जो है स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं और 36 जो है वो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसमें से 71 लोगों में से ये भी याद रखिएगा। जिसमें से 7 जो है वो महिलाएं बनाई गई हैं मंत्री, ये भी याद रखिएगा, 7 महिलाएं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, 7 महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं, महिलाओं का जरूर याद रखिएगा। तो इतनी ये जानकारी मंत्रिमंडल के बारे में हो गई। अगर आप मंत्रिमंडल के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में फुल जानकारी। आशा करते हैं यहाँ से कोई भी, अगर 18वीं लोकसभा से चुनाव बनता है तो यहाँ से कोई भी पर्सन बच के नहीं जाएगा।